मोबिलिटी। तो टॉपिक है मोबिलिटी ऑफ चार्जेस और चार्ज कैरियर्स। मोबिलिटी का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन ये लिखेंगे, द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई चार्ज एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी स्पीड एक्वायर करता है उसको बोला जाता है मोबिलिटी। फार्मूला है म्यू इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी। एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है किसी भी चार्ज की, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने एक रिलेशन प्रूफ किया था, वी डी इक्वल्स टू क्यू ई टाउ बाई एम। वो पुट कर देंगे यहाँ पे, तो फार्मूला आ जाएगा म्यू इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इसकी वैल्यू वहाँ डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट हो जाएगी, क्यू टॉर्क बाई एम आ जाएगा। चार्ज दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन और चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। इसको लिखो। अब दो टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होएगी, फार्मूला क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, क्यू टाउ बाई एम। तो इलेक्ट्रॉन के लिए बस बेस में ई लिख देंगे, तो म्यू इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, म्यू ई इक्वल्स टू ई डैश टाउ डिवाइड बाई एम ई। सिंपल इसको हम ई डैश ले रहे हैं, मतलब ई भी लिख सकते हो, चार्ज ई लिखो इसको, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होल्स पे सेम होता है, नॉट मार्क डैश, ई लिखना है उसको, ठीक है। दिस इज ई। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ई। क्यू की जगह ई हो जाएगा, फॉर्मूले में क्यू था यहाँ पे, क्योंकि क्यू इलेक्ट्रॉन का क्यू क्या होता है, ई के बराबर होता है। ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक तो इलेक्ट्रॉन है जो चार्ज को कैरी करते हैं, दूसरे होल्स होते हैं। तो उसके लिए एच लगा देना बेस में, चार्ज उस पर चार्ज उतना ही होता है, ठीक है। तो ई टाउ, ये बेस में एच लिखना है, ई टाउ होल्स का टाइम डिवाइड बाय मास ऑफ होल। ये किसका फॉर्मूला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। इससे पहले हमने क्या लिखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई टाउ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी समझाते हैं, अभी लिखो पहले। मोबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है, चाहे इलेक्ट्रॉन है चाहे प्रोटॉन है। मोबिलिटी एक एवरेज वेलोसिटी ही है, पर एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड है बस। तो मोबिलिटी जब वेलोसिटी ही है तो नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो चाहे इलेक्ट्रॉन की है चाहे होल्स की है, दोनों केस में मोबिलिटी का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। ऑल दो डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटीज आर अपोजिट टू ईच अदर। इलेक्ट्रॉन और होल्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी दोनों के लिए पॉजिटिव है। एसआई यूनिट मोबिलिटी की होती है मीटर स्क्वायर वोल्ट मीटर, वोल्ट -1 सेकेंड -1। प्रैक्टिकल यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं, तो इन दोनों में रिलेशन भी है। इसको वैसे हम डिटेल में 14 चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए इतना याद रखो कि सेमीकंडक्टर में इंक्लूड होएगा होल। इलेक्ट्रॉन तो मेटल में होता ही है, सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी किसके बीच में लाई करेगी, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन फ्री चार्ज है, वही चार्ज को कैरी करेगा, लेकिन सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स
ये दोनों पार्टिकल चार्ज को कैरी करते हैं। तो जब कोई मटेरियल सेमीकंडक्टर जैसा आ गया, सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं मान लो, तो सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज को कैरी करने में सिर्फ इलेक्ट्रॉन का रोल नहीं है, किसी एक और पार्टिकल का भी है, वो होल है। ठीक, डिटेल में चैप्टर का नाम ही सेमीकंडक्टर है, 14 चैप्टर वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतना बताता हूँ सेमीकंडक्टर बनता कैसे है। जैसे मान लो एक जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम की लास्ट वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें कोई इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, जर्नली वो 13 ग्रुप या 15 ग्रुप की मिलाई जाती है। तो मान लो 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाई है, तो आर्सेनिक 15 ग्रुप का एलिमेंट है, तो आर्सेनिक के पास लास्ट वाली शेल में 5 है, तो 4 तो बॉन्ड बनाएंगे जर्मेनियम के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन होएगा सेमीकंडक्टर का चार्ज कैरियर। मतलब सेमीकंडक्टर में चार्ज को कैरी करने का काम वो फ्री इलेक्ट्रॉन करेगा। ठीक है, अगर 13 ग्रुप का कोई एलिमेंट मिलाता तो जर्मेनियम के खुद की कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाली शेल में? 4। अगर मैं एल्यूमिनियम मिलाता या इंडियम कुछ भी 13 ग्रुप का होना चाहिए, इसकी लास्ट वाली शेल में 3 ही है, तो 3 इलेक्ट्रॉन नेबरिंग जर्मेनियम एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन एक की जगह क्या रह जाएगी? खाली रह जाएगी। कैसे खाली रहेगी? क्योंकि इसके पास तो 3 ही है, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन यहाँ तो खाली ही है, इसके पास 3 ही है, एल्यूमिनियम के पास तो 3 है, तो 3 जगह तो बॉन्ड बन गया, लेकिन ऊपर वाले जर्मेनियम के साथ कोई बॉन्ड नहीं हुआ, तो यहाँ पे इस एल्यूमिनियम की तरफ एक होल क्रिएट हो जाएगा। यही वो अगला चार्ज पार्टिकल है। कहाँ पढ़ेंगे डिटेल में इसको? 14 चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल इतना याद रखो कि कंडक्टर में चार्ज कैरी कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन, और सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स। इसीलिए होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग लिखी जा रही है और इलेक्ट्रॉन की अलग। दोनों पे चार्ज सेम होता है, होल्स भी इलेक्ट्रॉन जितना ही चार्ज कैरी करता है, पर प्लस का। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस का होता है, उस पर प्लस का होता है। एज पॉजिटिव चार्ज उसको है, प्रोटॉन नहीं है, लेकिन प्रोटॉन जैसा उसको मान सकते हो। इसके बाद करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? J इक्वल टू VENA, ये करंट का फॉर्मूला है, गलत लिखा है, दिस इज़ करंट। I इक्वल्स टू क्या होता था फॉर्मूला? वी ना, याद कराया था ये। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है? I इक्वल्स टू VENA, V ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बोलते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को म्यू के टर्म में अभी लिखा है मैंने, म्यू टाइम्स ई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है म्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई अगर मुझे निकालना होगा तो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहाँ पे ये डाल सकता हूँ, मतलब जहाँ पे वी डी है उसकी जगह मैं म्यू ही डाल दूंगा, तो करंट कितना आ जाएगा? आई इक्वल्स टू, अब वी ना नहीं बचा, जो वी था उसकी जगह हमने ये डाल दिया म्यू ई, तो म्यू ई एन ई ए। तो ये रिलेशन हो गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी के बीच में। तो लिखो, इसी में कंटिन्यू लिखते जाओ, एज आई इक्वल्स टू वी ना ई एन वी डी। अब वी डी को क्या पुट करना है? पुट लिख दो यहाँ पे, पुट ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मोबिलिटी के टर्म में म्यू ई डाल दो, तो करंट और मोबिलिटी का ये रिलेशन आ गया, आई इक्वल्स टू ई एन ए म्यू ई इंटू कैपिटल ई। अब ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए है, लेकिन सेमीकंडक्टर, ये तो कंडक्टर में ही होएगा ना सिर्फ, लेकिन ये रिलेशन किस में आया? इन मेटालिक कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर में कौन चार्ज कैरी करेगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन। पर अगर सेमीकंडक्टर होंगे तो इतना ही करंट किसकी वजह से भी होएगा? होल्स की वजह से। तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी होल्स भी, तो टोटल करंट दोनों का सम हो जाएगा। इसको नोट करो। अब लिखो, इन सेमीकंडक्टर
आई का फॉर्मूला आई इलेक्ट्रॉन प्लस आई होल्स के बराबर होएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर में दोनों है। इलेक्ट्रॉन के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेस में ई लिखना है और होल्स के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या लिखना है, ई। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पी नंबर ऑफ होल्स होता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम के हैं ये। और जो P है वो है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। फिर से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या डाल दिया, म्यू टाइम्स ई इलेक्ट्रॉन के लिए और म्यू टाइम्स ई होल्स के लिए। जो कॉमन है बाहर ले लिया, छोटा ई कैपिटल ई और एरिया कॉमन है, तो ये करंट का रिलेशन आ गया किसके लिए, फॉर सेमीकंडक्टर। छोटे एन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और होल को बोलते हैं होल्स डेंसिटी एट पी को। नाउ कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, इसको भी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मोबिलिटी के टर्म में ही लिखना है। अब करंट का फार्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू वी बाई आर। वी को क्या रिप्लेस करते हैं, E इंटू एल। वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। और रजिस्टेंस को क्या रिप्लेस करते हैं, रो एल बाई ए। यहाँ पे पुट कर दो, एल एल कट जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा। तो करंट का जो रिलेशन आया हमारे पास, ई ए बाई रो आ गया। और करंट का एक रिलेशन अभी हमने निकाला था ई मोबिलिटी के टर्म में, दोनों को हमने इक्वल कर दिया। अब ये ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। आई इक्वल्स टू, ये आई का था ना, इस तरफ क्या बचेगा, 1 बाई रो बचेगा, इक्वल्स टू ई एन म्यू ई। जो बचा वो लिख दिया, छोटा ई नहीं कैंसिल होएगा, ए कैंसिल होएगा। 1 बाई रो क्या होता है, रजिस्टिविटी। तो 1 बाई रो को ही क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो ये स्टेप लिखो, फिर ये स्टेप लिखो और सीधा लिख देते हैं लास्ट वाला स्टेप, 1 बाई रो इक्वल्स टू सिग्मा पुट किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ चुका है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। इसको ध्यान से बनाना, ये पी है, होल्स की डेंसिटी है, ये रो नहीं है, रो ये है, दिस इज डेंसिटी ऑफ होल्स, पी है ये। लेफ्ट साइड वाला रो है। नाउ लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। कुछ ऐसे कंडक्टर है या कोई ऐसे मटेरियल है, वो किसी एक्स फैक्टर की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है या कुछ हो रहा है, V डज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हो सकता है कभी भी, ठीक है। तो ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। और ये इनके लिए भी एक कंडीशन है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I तभी है जब टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये मटेरियल भी क्या होएगा, अपना बिहेवियर शो करेगा। तो ओमिक कंडक्टर वो हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, उनमें V और I का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, ये लिखो ओमिक कंडक्टर, आगे लिखो द कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। फिर लिखना है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ऐसे कंडक्टर के लिए वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट, और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। किस पे डिपेंड करता है करंट, पोटेंशियल
पे, ना कि रेजिस्टेंस पे। पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे नहीं करता है। एग्जाम्पल में लिख लो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन with copper electrodes are ohmic conductors. स्मॉल करंट के लिए वैसे भी वैलिड है ये। नॉन ओमिक कंडक्टर कौन से होते हैं? जो ओम्स लॉ को क्या नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, उस ऊपर वाले में एग्जांपल ये था, कंडक्टिंग जो ओमिक वाले होते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर ओमिक कंडक्टर। तो उसके नीचे ग्राफ बना लो, देखो प्योर मेटल है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड वाला ग्राफ ये है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बोथ फॉलोज ओम्स लॉ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, नॉन ओमिक कंडक्टर कौन से होंगे? इसका रिवर्स जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, मतलब उनमें V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, मतलब कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगी। नॉन ओमिक कंडक्टर, द कंडक्टर विच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। ऐसे वालों क्या जो लिखा ना, द रेजिस्टेंस ऑफ सच कंडक्टर इज नॉट कांस्टेंट इवन एट अ गिवन टेम्परेचर, रैदर इट इज करंट डिपेंडेंट। यानी ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। अब ये नॉन ओम लिमिटेशन का मतलब क्या है? अब ये जो इसको फॉलो नहीं कर रहे ओम्स लॉ को, उसके बारे में 4 अपने ग्राफ बनाने हैं, और 4 ही वो लिमिटेशन है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए किया है। फर्स्ट लिखेंगे फर्स्ट, पहले डेफिनेशन अगर लिख लिया उसके बाद लिखिए। फर्स्ट ये है, द स्ट्रेट लाइन वी आई ग्राफ डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। दूसरी स्टेटमेंट है, वी और आई का रिलेशन नॉन लीनियर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही नहीं। वी और आई का रिलेशन डिपेंड कर रहा है साइन ऑफ वी पे, और नॉट यूनिक, फिक्स भी नहीं है, सेम भी नहीं है। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नॉन ओमिक कंडक्टर की, और यही लिमिटेशन होगी किसकी? ओम्स लॉ की। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनके ग्राफ बनाने हैं। तो ये है फर्स्ट वाले का ग्राफ, वी आई ग्राफ ऑफ मेटालिक कंडक्टर। नॉन ओमिक बिहेवियर कहाँ से स्टार्ट हुआ है? यहाँ से सीधा जा रहा था, एकदम से क्या हो गया? ग्राफ कर्व होने लग गया। यानी ये किसका ग्राफ हुआ? नॉन ओमिक कंडक्टर का। इसका वी आई जो है सीधी लाइन में नहीं है, मतलब वी इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो जैसे ही कहता है गर्म होने लग गया, इट इज़ हीट अप, द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, वी आई ग्राफ इज़ नॉट लीनियर। टेम्परेचर के साथ साथ वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अपने को सीधा ग्राफ बनाना है बस, नॉन लीनियर बिहेवियर। सेकंड पॉइंट का ग्राफ है ये,
आई और वी का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, ये लिखा था देखो, वैसे फर्स्ट में ही लिखा था द स्ट्रेट लाइन वी डज नॉट पास थ्रू दी, नॉन लीनियर वाला तो यही हो गया। इसी के साथ ये वाला ग्राफ बनाओ, और इस ग्राफ में क्या प्रूफ हो रहा है कि जो आई और वी का ग्राफ है ओरिजिन से वो स्टार्ट हो ही नहीं रहा है, ठीक है, दोनों 0 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे, आई 0 है पर वी 0 नहीं है। अगला ग्राफ ये है, क्या लिखा था कि V और I का ग्राफ V के साइन पे डिपेंड करता है। तो V का साइन नेगेटिव है तो कैसा ग्राफ बना है, और V का पॉजिटिव है तो कैसा बना है। इसको ये एक्चुअल में सेमीकंडक्टर का ही है, ये देखो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर का V और I करेक्ट ग्राफ ऐसा होता है। जब सेमीकंडक्टर फॉरवर्ड में लगा होता है, फॉरवर्ड का मतलब होता है वो करंट फ्लो करने, सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो एज अ कंडक्टर भी काम कर सकता है, एज अ इंसुलेटर भी कर सकता है। तो जब वो एज अ कंडक्टर काम कर रहा है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, और एज अ इंसुलेटर या फिर जिसे कहते हैं रिवर्स बायसिंग, अगर वो रिवर्स बायसिंग में लगा तो ऐसे करेगा। फॉरवर्ड बायसिंग पॉजिटिव वाले ग्राफ को बोलते हैं, और इसको रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। रिवर्स कनेक्शन को बायसिंग बोलते हैं, ऐसे याद रखो बस। बैटरी के साथ वो कैसा कनेक्ट है उसको बायसिंग बोलते हैं, फॉरवर्ड कनेक्शन और रिवर्स कनेक्शन। दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग। किसका ग्राफ है ये, सेमीकंडक्टर का। और इसमें एक और ग्राफ बनेगा नॉन यूनिक वाला, ये वाला। देखो यहाँ पे भी V और I क्या है, इकट्ठे मूव नहीं हो रहे, नॉन लीनियर है और यूनिक नहीं है। तो यूनिक वाले के लिए ये वाला ग्राफ बना दो। ये किसका ग्राफ है, गैलियम आर्सेनाइड। ये एक एलईडी जिससे बनती है वो है ये गैलियम आर्सेनाइड। तो VI ग्राफ फॉर गैलियम आर्सेनाइड, एलईडी का मटेरियल होता है ये। ऊपर वाला एक ही, दोनों ग्राफ सेम है। अब देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सडनली क्या हुआ, पहले वोल्टेज और I बढ़ रहे थे, फिर सडनली घटने लगे। तो यूनिक वैल्यू नहीं है कहीं पे भी। नॉन यूनिक के लिए एक और बना सकते हो, ये वाला। V और I बट सेम, या तो बढ़ रहे हो या घट रहे हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देख, इस वाले पॉइंट पे ये देख, वोल्टेज करंट तो सेम है लेकिन वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। अलग अलग वोल्टेज के लिए सेम करंट आ गया, तो नॉन यूनिक ही तो हुआ, और क्या हुआ। और बना सकते हो, ये देखो यहाँ पे भी अलग अलग करंट के लिए अलग अलग वोल्टेज आ रही है पर्टिकुलर पॉइंट पे।